हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम एक ऐसे फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे आसपास हमेशा ही एक्ट करता रहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। किस फोर्स की बात हो रही है भाई, जरा सोचो। हाँ, सही सोचा है तुमने, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो लेकिन फिर भी उसे स्लाइड करने में दिक्कत होती है, वो इजीली स्लाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक इनविजिबल फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, उसे पुल करते हो या उसे पुश करते हो, लेकिन फिर भी वो स्लाइड इजीली नहीं होता है, या किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी बॉल को आपने किक किया और थोड़े दूर मूव करने के बाद वो धीरे धीरे रुक जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर एक इनविजिबल फोर्स एक्ट करती है जो उसके मोशन को अपोज करती है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मतलब जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन की फोर्स इस मोशन को अपोज करती है। आपने कभी सोचा है कि रफ रोड पर चलना आपके लिए इजी है, लेकिन घरों में जब मार्बल लग जाता है तो आपके स्लिप करके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा फ्रिक्शन की वजह से ही होता है बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स रफ सरफेसेस पर ज़्यादा होता है, और जब सरफेस स्मूथ हो जाती है आपकी, तो सरफेसेस जो फ्रिक्शन का फोर्स दूसरे सरफेस पर अप्लाई करती हैं वो अपने आप कम हो जाता है। So friction is that force which resists the sliding or rolling of one solid object over another. Friction वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के स्लाइडिंग या रोलिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपोज करता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड या रोल करने की कोशिश करता है तो उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। एक कैसा फोर्स लगाता है? अपोजिंग फोर्स लगाता है, रोकने वाला फोर्स लगाता है। ओके, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कि अगर आप अपनी टेबल पर पड़ी हुई किताब को धक्का दोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़े दूर तक स्लाइड करेगी, फिर धीरे धीरे वो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेबल का सरफेस आपकी बुक की सरफेस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, जिससे वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये बच्चा एक टेबल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि ये टेबल इजीली मूव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो सरफेस एक अपोजिंग फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से टेबल इजीली मोशन नहीं कर पा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये रिलेटिव मोशन क्या होता है?
है ना। तो यहाँ मैं कार के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। ये दो कार हैं, ठीक है, ये दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। तो हम इस इमेज से समझेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कार जो है इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो बेटा इस कार में बैठे हुए पैसेंजर को ये कार किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देगी? ये खुद 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसके आगे वाली कार 7 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये येलो वाली कार में बैठा हुआ पैसेंजर खुद 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मतलब वो 1 मिनट में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, और दूसरा कार में बैठा हुआ पैसेंजर 1 मिनट में 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो इस पैसेंजर की जो वेलोसिटी या इस कार की जो वेलोसिटी लगेगी वो सिर्फ जो दिखेगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब ये कार b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में सिर्फ कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस कैसे निकाला मैंने? 7 - 5 है ना, क्योंकि वो खुद ही 5 मीटर आगे चला जा रहा है, तो उसे सिर्फ कितना दिखा? ये जो ब्लू वाली कार है वो सिर्फ उसे कितना आगे जा रही है हर सेकेंड? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए कार A के लिए कार B की वेलोसिटी कितनी होगी? सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड। यही है रिलेटिव वेलोसिटी और यही होता है रिलेटिव मोशन। समझ रहे हो आप कि इसके कार A के रिस्पेक्ट में कार B किस तरीके का मोशन कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो कार हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों की वेलोसिटी v और v है, ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस ब्लू वाली कार में मान लो क्रिमिनल्स बैठे हुए, सामने से पुलिस आ रही है, तो क्रिमिनल्स को क्या लगेगा कि पुलिस किस वेलोसिटी से उनकी तरफ चली आ रही है? देखो, खुद ही वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं और पुलिस भी 5 मीटर पर सेकेंड से उनकी तरफ चली आ रही है। ठीक है बेटा, तो हर सेकेंड में ये वाली कार, ब्लू वाली कार पुलिस के कितने क्लोज आ जा रही है? 5 तो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रही है और 5 पुलिस, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड वो हर सेकेंड कितनी क्लोज आ जा रही है पुलिस के? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लू वाली कार के लिए जो पुलिस की कार है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी और ये होता है रिलेटिव मोशन, है ना, कि यहाँ पर हम कार का इंडिविजुअल मोशन नहीं देख रहे हैं, अलग अलग मोशन नहीं देख रहे हैं, हम एक कार के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देख रहे हैं। वैसे ही एक टेबल के ऊपर जब कोई बुक या जैसे मेरे हाथों पर ये जो पेन है वो स्लाइड करेगी, तो मेरे हाथ बस ये नहीं चाहेंगे कि ये जो पेन है ये मेरे हाथों पर स्लाइड या रोल करे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब जैसे कि मेरे पास है मेरे पास एक पर्स है और ये मैंने उसके ऊपर अपना फोन रख दिया, ठीक है, ओके। तो बेटा अगर
ये दोनों साथ में मोशन करेंगे, इन्हें मैं साथ में कहीं लेके जाऊंगी तो फोन और पर्स एक दूसरे के ऊपर कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं इस फोन को इस पर्स पे स्लाइड कराऊं, इस फोन को मैं इस पर्स पे स्लाइड कराऊं, तो ये पर्स फोन के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा और फोन भी पर्स के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी। आई होप आपको समझ में आया कि दो सरफेसेस अगर एक कांटेक्ट में और वो साथ में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो वो जीरो वेलोसिटी पे हैं, ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे पर कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड या रोल करने लगेगा तो फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, पर उसके बावजूद वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऑटो एडजस्टेबल फ्रिक्शन है। जैसे जैसे आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन इसके इंक्रीज होने की एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद ये और इंक्रीज नहीं होता है और उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन और इंक्रीज नहीं होता और हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं तो उसी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है। The friction experienced when individual try to move a stationary object on a surface without actually triggering any relative motion between the body and the surface on which it is on. It is a self-adjusting force. आपने कभी अपनी अलमीरा को पुश करने की कोशिश की होगी या अपने सोफा को पुश करने की कोशिश की होगी, तो आप देखोगे कि शुरू में वो थोड़ा भी मोशन नहीं करते, थोड़ा भी मूव नहीं करते। उस वक्त उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आप जब थोड़ा और फोर्स लगाते हो और धीरे धीरे अपने फोर्स को इंक्रीज करते हो तो एक पॉइंट आता है जब सोफा मूव करने लगता है। उस पॉइंट पर आप जो फोर्स लगा रहे होते हो वही स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद वो और इंक्रीज नहीं करता। इसलिए जो आपका लगाया हुआ फोर्स है और फ्रिक्शन का फोर्स है वो आपस में अब कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो पाते, आपका फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो सोफा, वो अलमीरा मूव करने लगता है। ये सोफा जिस पे ये लेडी फोर्स लगा रही है, इनिशियली ये सोफा मूव नहीं करेगा, फिर ये लेडी अपने फोर्स को इंक्रीज करेगी, करती रहेगी, धीरे धीरे अपने फोर्स को इंक्रीज करेगी और एक पॉइंट आएगा जब ये सोफा मूव करने लगेगा। जब तक ये सोफा रेस्ट पे था तो इस सोफे पे जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा था उसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन का, उसे हम काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट से थोड़ा सा कम होता है। किससे कम होता है? उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से स्टार्ट होता है और उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट से काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। ये वो फ्रिक्शन होता है जो
सरफेस एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होता है। जैसे कि जब आपकी बुक आपके टेबल पर स्लाइड हो रही होती है तो आप देखोगे कि जैसे आपने एक फोर्स लगाया और वो स्लाइड होने लगी तो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी। तो जिस फोर्स की वजह से वो स्टॉप होती है वो फोर्स है आपका काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। We can define sliding friction as the resistance created by any object when sliding against each other. This friction is also known as kinetic friction and is defined as the force that is needed to keep a surface sliding along another surface. ये इमेज देख रहे हो आप? इस इमेज में एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड कर रहा है और उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उसकी मोशन को अपोज कर रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही लगता है, बट ये उन ऑब्जेक्ट्स पर सरफेस अप्लाई करता है जो रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि बॉल, सिलिंड्रिकल शेप या कोई स्फेरिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि रोल कर रहा होता है, उस पर रोलिंग फ्रिक्शन एक सरफेस अप्लाई करता है। रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का रोल करना इजी है स्लाइड करने से। इसीलिए व्हील का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है, क्योंकि एक चेयर को जब आप स्लाइड कराओगे, एक सोफा को जब आप स्लाइड कराओगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा उस काइनेटिक फोर्स को, काइनेटिक फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए जो उस पर एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर उन्हीं सोफा, उन्हीं चेयर के, उन्हीं टेबल के नीचे हम व्हील्स लगा दें तो हम देखेंगे कि हल्का सा फोर्स लगाने पर वो मूव कर ले रहे हैं इजीली, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो वो स्लाइड करने से ज़्यादा इजीली रोल कर पाती है। Rolling friction occurs when a wheel, ball or cylinder rolls freely over a surface, as in a ball and a roller bearings. The main source of friction in rolling appears to be dissipation of energy involved in formation of the object. रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? जब कोई व्हील, कोई बॉल, कोई सिलेंडर जो है वो फ्रीली एक सरफेस पर रोल करेगी, ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। The main source of friction in rolling appears to be dissipation of energy involving deformation of the object. ये आप एक व्हील देख रहे हो जो कि एक सरफेस के ऊपर रोल कर रही है। आप व्हील को फॉरवर्ड की तरफ पुश कर रहे हो, एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक फोर्स जो कि इसकी रोलिंग को अपोज कर रहा है, इसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अफेक्टिंग फ्रिक्शन, उन चीज़ों की बात करते हैं, उन फैक्टर्स की बात करेंगे हम जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक तो सरफेस का नेचर, एक सरफेस का नेचर ऑफ सरफेस, एंड दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है उस पर डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ऑन द फोर्स दैट इज एक्टिंग, बात करते हैं सबसे पहले ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। आपने देखा होगा कि जब आप किसी रफ सरफेस पर चलते हो तो आपके लिए चलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए तो आपके लिए वहाँ पर वॉक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रफ सरफेस
ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन वहीं एक स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब हम कैरम खेल रहे होते हैं तो हम कैरम बोर्ड पर पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, उससे कैरम बोर्ड स्मूथ हो जाता है और जो हमारे स्ट्राइकर होता है वो ईजिली स्लाइड कर पाता है, क्योंकि उस पर जो कैरम बोर्ड फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट, friction is dependent on the smoothness or roughness of the two forces that are in contact with each other. दूसरा फोर्स है आपका, दूसरा पॉइंट है on the force that is acting. Only the normal reaction force to the two surface increases friction. Okay. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैम फ्रिक्शनल फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से क्या लेना देना है। पहले तो इतना समझ लो कि ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अभी आप फॉर्मूला देखोगे बेटा, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी हमने फोर्स के चैप्टर में इसे पढ़ा हुआ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये एक सरफेस है जिसपे एक बॉक्स रखा हुआ है। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है, इसे ही हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा ये n ज्यादा होगा, उतना ही ये जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होगा। एंड जितना ही ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा जब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितना लगेगा ये काफी हद तक उसके वेट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वेट होगा उसके ऊपर उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि ऑब्जेक्ट हैवी है तो उस पर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड है और नॉर्मल रिएक्शन वेट पर डिपेंड करता है। तो जो ऑब्जेक्ट हैवी रहेगा, जैसे कि कोई बुक है जो कि हैवी है, आप जब उसको फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऊपर, उसको स्लाइड कराने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टेबल से। एक उस बुक के जो कि जिसका वेट कम है, जो कि हल्की है, वो कम फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इन कंपैरिजन टू द बुक जो कि हैवी है, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन भी उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा और इस वजह से उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो कि जो दो सरफेसेस जो एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, वो जितने ही ज़्यादा रफ होंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो जितने ही ज़्यादा स्मूथ होंगे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, उतना ही ज़्यादा वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई करेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
ग्राफ को देखेंगे। ये ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉटेड है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में प्लॉट किया गया है। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक सरफेस ऑफर करता है, अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पर जो उस पर मोशन कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है, और अप्लाइड फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा होता है, स्लाइड कराने के लिए, वो है आपका अप्लाइड फोर्स। तो देखिए होता क्या है बेटा, जैसे कि हम सोफा का एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करोगे, आप अप्लाइड फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे। आप अप्लाइड फोर्स क्या करोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे, अपना फोर्स इंक्रीज करोगे सोफा को पुश करने के लिए। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, जो फ्रिक्शनल फोर्स उस सोफा के ऊपर लग रहा होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो ये ग्राफ एकदम लीनियर है यहाँ तक। अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। ये कौन सा फोर्स है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बुलाते हैं। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, जब तक सोफा मूव नहीं करता है। जिस पॉइंट पर जिस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के जस्ट बाद सोफा मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसे हम बुलाते हैं, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होती है, जिसके जस्ट बाद सोफा मूव करने लगता है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वापस से समझाती हूँ, एक सोफा है, आप उसको पुश करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, इस जैसे आप उसको फोर्स करने के लिए पुश करोगे, आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे, जो ग्राउंड है वो भी फ्रिक्शन का फोर्स इंक्रीज करता जाएगा। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो, फिर एक पॉइंट आ रहा है जब सोफा मूव करने लग रहा है। सोफा के मूव करना स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो आपने फोर्स अप्लाई किया था, जब सोफा जस्ट जिस पॉइंट पर सोफा मूव करना स्टार्ट किया, उसके जस्ट पहले जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, वो उस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा उस फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक सकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को एक पर्टिकुलर फोर्स तक ही रेस्ट पर रख सकता है। अगर उस ऑब्जेक्ट पर उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फोर्स की, जितने फोर्स लगाने तक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस रेस्ट पर रख सकता है, उसे ही हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जिस फोर्स तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगता है। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगता है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है उससे कम होता है। तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसे ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है, उसकी स्पीड को स्लो कर रहा होता है, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा छोटा होता है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है, जिस अप्लाइड फोर्स तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है, जिस अप्लाइड फोर्स तक, मैं वापस दोहरा रही हूँ, जिस अप्लाइड फोर्स तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है उससे
थोड़ा सा छोटा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ जिस अप्लाइड फोर्स तक, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन उस अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है, लेकिन जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बस थोड़ा सा इंक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, क्योंकि उसको वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्मूले को देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्मूले को तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको बेटा, F इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो F यहाँ पे क्या था, तो इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू म्यू। ये क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। उनका नेचर जैसा होगा, वो जितने ज़्यादा रफ होंगे ये उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जितने स्मूथ होंगे उतना ये डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। जैसे कि रबर का शूज़ है आपका, और एक रफ सी रोड है, तो उस केस में कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कुछ 0.8 से 1 के बीच में। लेकिन वहीं अगर दो सरफेसेस काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं तो जो म्यू की वैल्यू होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी सरफेस पर हमने डिटर्जेंट का पानी फैला हुआ है, तो उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, मतलब ये एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर ये अपोजिंग फोर्स लगाती क्यों है, ये दुश्मनी क्यों दिखा रही है, वो उसके मोशन को क्यों अपोज कर रही है, भाई वो मूव करना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, तो क्यों रोक रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स का कॉज ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की या रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बिकॉज ऑफ सम इर्रेगुलरिटी ऑन देयर सरफेसेस, मतलब उनके सरफेसेस पर कुछ इर्रेगुलरिटी की वजह से वो एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं, एक दूसरे की मोशन को अपोज करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम एक स्मूथ सा टेबल है, उस पर मेरी जो बुक है वो तो बड़ी स्मूथ है, तो मैं उसे स्लाइड कराता हूँ तो क्यों फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, मुझे तो सब स्मूथ दिखता है। बेटा ऐसा है कि ये जो इर्रेगुलरिटीज होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो उनका सरफेस होता है वो अनइवन होता है, इसकी वजह से वो अनइवन सरफेस जो होते हैं आपके बुक और आपके टेबल के या किसी भी दो पेयर्स जो कि किसी भी पेयर के जो कि एक दूसरे पर स्लाइड करना चाह रहे हैं, वो अनइवन स्ट्रक्चर्स एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं और एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को अपोज करता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की या रोल करने की कोशिश करती है। Friction is caused by the irregularity on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities. जो surfaces बहुत smooth दिखते हैं उनमें भी बहुत सारी irregularity होती है। Irregularity on two surfaces lock into one another. एक surface दूसरे surface को interlock कर देता है because of uneven structure, because of irregularity. Force of friction is greater if rough surfaces is involved. अगर surfaces rough है तो वही uneven structure, वही irregularity और increase हो जाती है और एक surface दूसरे surface को ज़्यादा
एक सरफेस दूसरे सरफेस को ज़्यादा इंटरलॉक करता है और वो फिर इजीली स्लाइड, रोल, मूव नहीं कर पाते। यहाँ एक इमेज दी गई है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बॉक्स का सरफेस और ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, दोनों सरफेसेस आपको देखने में बहुत स्मूथ लग रहे हैं, लेकिन इमेज देखोगे तो उनके सरफेसेस पर जब माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो उनके सरफेसेस बहुत इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक सरफेस दूसरे को इंटरलॉक करेगा और उनका मोशन इजीली नहीं हो पाएगा। ये जो बॉक्स है वो इजीली इस पर स्लाइड नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, क्या मतलब है भाई इस वर्ड का? फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और इविल भी है। आई होप आपको ये विजिबल हो ये कलर्स। मैं ऐसे किसी दूसरे पेन से भी लिख देती हूँ। इस सेंटेंस का अर्थ समझाती हूँ मैं आपको। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल का मतलब ये है कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और इविल भी है। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और ये इविल भी है। फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है मैम? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम वॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बार बार फिसल जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स ही हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है मूव करने के लिए। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, टर्न नहीं हो पाएंगे और तो स्टॉप भी नहीं हो पाएंगी गाड़ियाँ। एक बार अगर कोई व्हीकल स्टार्ट हो गई तो ब्रेक लगाने पर भी वो स्टॉप नहीं होगी अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो बहुत नेसेसरी है भाई। लेकिन यही फ्रिक्शनल फोर्स एविल भी है। इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मशीन्स जब रन करती हैं तो वो ओवरहीट हो जाती हैं। यही फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारे शूज़, हमारे व्हीकल्स के टायर्स घिस जाते हैं, टियर हो जाते हैं। If an object start moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. On the other hand, it wears out the material, whether they are screws, ball bearings or sole of shoes. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चीज़ें घिस जाती हैं, चीज़ें फट जाती हैं, तो चीज़ें ओवरहीट भी हो जाती है। व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेट होती है और कभी कोई मशीन ओवरहीट हो जाती है और साथ ही साथ में एनर्जी का वेस्ट भी होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों में कैसे एक्ट करती है? तो एज अ इविल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। लेकिन विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स भी हम चीज़ें नहीं कर सकते, हम राइट नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हमारी ग्रिप नहीं बन पाएगी, पेन और पेपर की प्रॉपरली ग्रिप नहीं बन पाएगी, हमारे हैंड और पेपर के बीच में ग्रिप नहीं बन पाएगी, इसकी वजह से हम राइट तक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी भी है ना। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वो बदमाश बच्चा है जो शरारती तो करता है, लेकिन वो अगर क्लास में ना हो तो क्लास सुनी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ ऐसे ही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी भी है और इविल भी है। बिना फ्रिक्शनल फोर्स के काम भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कुछ
शरारतें भी करता है, कुछ बदमाशियां भी करता है, कुछ वेस्टेज भी करता है, एनर्जी वेस्ट कर देता है, चीजों को फाड़ देता है, चीजों को घिस देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी भी है और फ्रिक्शनल फोर्स इविल भी है, तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को किन मेथड से इंक्रीज किया जाए, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां हमको स्ट्रॉन्ग ग्रिप की जरूरत होती है। तो जहां हमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप की जरूरत होगी वहां पर हम क्या करेंगे, वहां हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैरम बोर्ड का एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको। कैरम बोर्ड में तो हम फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं क्योंकि हम वहां पे पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो वहां तो फ्रिक्शन को हम डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम, जब आपने कबड्डी प्लेयर्स को कबड्डी खेलते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो सॉइल से अपने हाथों पर, अपनी बॉडी पर सॉइल लगा लेते हैं। सॉइल लगाने से क्या होता है, सॉइल लगाने से उनकी बॉडी, उनके हैंड्स जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने अपोनेंट को होल्ड कर पाते हैं, आसानी से मतलब वो उस पर ग्रिप बना पाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली भाग ना पाए। तो इसके अलावा जो आपके ब्रेक पैड्स होते हैं जो व्हीकल में लगे होते हैं, आपके टायर्स में जो ग्रूव्स लगे होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही लगाए गए होते हैं, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो और जो टायर है जब आप ब्रेक अप्लाई करो तो वो स्टॉप हो जाए। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. Kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponent. Gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. जिम्नास्ट जो हैं वो कुछ कोर्स सब्सटेंस अपने हाथों में लगाते हैं अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साइकिल्स में, ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक पैड्स लगे होते हैं जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो स्टॉप हो पाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि फ्रिक्शन को क्या कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी। कैरम बोर्ड पे जब हम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, तो कैरम बोर्ड पे पाउडर स्प्रिंकल करते ही वो बहुत स्मूथ हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्राइकर बहुत इजीली मूव कर पाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। फिर हमारी जो साइकिल की चेन होती है उसमें अगर हम ऑयलिंग ना करें तो रस्ट लग जाएगी और फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हम साइकिल इजीली नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम ऑयलिंग करते हैं। इवन जो हमारे नॉब्स वगैरह होते हैं, कभी कभी दरवाजे इजीली खुलते बंद नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी जो आयरन की चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम ऑयलिंग कर देते हैं। हम ऑयलिंग करते हैं, हम पाउडरिंग करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए और इजीली चीज़ें मूव कर पाएँ। कभी कभी कुछ दरवाजे लॉक नहीं हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम ऑयलिंग करते हैं। व्हेन मशीन्स में भी हम ऑयलिंग करते हैं कि वो इजीली मूव कर पाए। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured on the hinge of a door, the door moves smoothly. A bicycle or motor machines uses grease. जो बाइसिकल होती है आपकी, जो मोटर मशीन्स होती हैं वो ग्रीस का इस्तेमाल करती हैं कि उनके बॉडी पार्ट जो है वो इजीली मूव कर पाए। ये जब ऑयल, ग्रीस, पाउडर हम लगाते हैं तो ये एक लेयर बना लेता है, ये एक लेयर बना लेता है ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, जो कि बहुत स्मूथ होती है, जिसकी वजह से वो जो अनइवन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके सरफेस पर जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे होते हैं वो स्मूथ हो जाता है और इंटरलॉकिंग अपने आप डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन,
a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants. ये जो चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इन्हें ही हम ल्यूब्रिकेंट्स बुलाते हैं। ये जो ग्रीस, ये जो ऑयल है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट बुलाते हैं। ये मशीन्स में अप्लाई होता है। जो आपकी शेविंग मशीन होती है उसमें भी एक तरह का ऑयल आता है जिसे डाला जाता है जिससे वो ईजिली मूव कर पाए। तो मशीन्स में हमेशा ग्रीस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है कि वो ईजिली मूव कर पाए और वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उसके पार्ट्स एक्सपीरियंस ना करें। यहाँ कुछ इमेजेस दी गई है, जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, डोर्स हो गए जो कि इजीली खुलते बंद नहीं होते हैं, बाइसिकल की जो चेन होती है, मशीन्स में भी हम ग्रीस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। व्हील्स क्या करते हैं? व्हील्स जो होते हैं आपके, जो आपके कार के पहिए होते हैं, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। हमने ऑलरेडी रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है व्हील्स रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। तो व्हील्स क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए व्हील्स का इन्वेंशन एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। तो व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक या कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कम लगता है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो कि सरफेस पर स्लाइड करेगा। जैसे कि एक हैवी सा पत्थर है, अब उसको मूव कराना होगा तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, इजीली मूव नहीं करेगा वो। लेकिन उसी पत्थर को आप स्फेरिकल गोल कर दो, गोल शेप में कर दो, फिर देखो वो कितना इजीली रोल करते हुए चला जाएगा। एक हैवी सा टेबल है, उसको जब आप पुश करते हो ना, मूव कराने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन अगर उसी के नीचे व्हील्स लगी हो तो वो इजीली रोल करते हुए चला जाएगा। आपके जो हैवी बैग्स होते हैं, अगर किसी बैग में व्हील्स लगे होते हैं तो वो उतना हैवी बैग आप आराम से रोल कराते हुए लेकर के चले जाते हो। लेकिन वहीं अगर बैग जो है उसमें व्हील्स नहीं लगी हुई हैं और आपको स्लाइड कराना होगा तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, एकदम थक जाओगे आप। इसीलिए हम व्हील्स वाले बैग प्रेफर करते हैं। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. मतलब जब एक बॉडी रोल करती है तो जो फ्रिक्शन उस पर एक्ट करता है उसे हम क्या बुलाते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. हमेशा रोल करना जो है वो आसान होता है, since the rolling friction is smaller than the sliding friction. रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स जो हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर देती हैं। बेसिकली वो स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर देती हैं। जो आपकी बॉल बियरिंग्स है, मशीन्स में बॉल बियरिंग्स लगाई जाती हैं जो कि स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर देती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है वो कौन सा वाला एक्ट करता है? वो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होता है। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेस ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। आपके फैंस में बॉल बियरिंग्स लगी होती हैं जो कि स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका फैन ईजिली मूव कर पाता है।
ये आपका हब है, ये एक्सेल है, इसके बीच में बॉल बेयरिंग्स लगी होती हैं जिसकी वजह से वो ईजिली मूव कर पाता है। मशीन्स में भी लगी होती हैं बॉल बेयरिंग्स जिसकी वजह से मशीन्स ईजिली मूव कर पाती हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम फ्लूइड किसे कहते हैं। वो चीजें जो फ्लो कर सकती हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं, जैसे कि लिक्विड सब्सटेंस और गैसेस। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो कर सकती हैं, इसीलिए उन्हें फ्लूइड बुलाया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जैसे कि किसी लिक्विड में मूव करने की कोशिश करता है या किसी गैस में यानी कि आप एयर में मूव करने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपकी एरोप्लेन, तो वो एक रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है अपने मोशन के प्रति। मतलब जब वो मूव करने की कोशिश करता है तो उसको एक रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होती है, एक फोर्स उसके मोशन को अपोज करती है। इसी फोर्स को हम बुलाते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करता है तो एक अपोजिंग फोर्स उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है, एक रेजिस्टिव फोर्स उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है, उसे ही हम फ्लूइड फ्रिक्शन बुलाते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि कार से कभी आपने हाथ को बाहर किया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको एक रेजिस्टिव फोर्स फील हो रही है आपके हैंड्स में, ये ही आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है। या आपने स्विमिंग जब की होगी तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि पानी जो है वो आपके मोशन को अपोज कर रहा है। आपने जब हनी में अपने स्पून को मूव कराने की कोशिश की होगी तो आपने फील किया होगा कि एक फोर्स है जो आपके स्पून के मोशन को अपोज कर रहा है। ये सब क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। The common name given to the gases and liquids is fluid. Fluid exert force of friction on object in motion through them. The frictional force exerted by fluid is also called drag. इस fluid friction को हम drag के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे कि fluid friction जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एक फैक्टर तो है आपका लिक्विड का नेचर, फ्लूइड का नेचर। जैसे हनी में स्पून को मूव कराने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वाटर में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो लिक्विड कितना गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, फ्लूइड फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट का शेप स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन मतलब स्मूथ और शार्प, जैसे कि आपके एरोप्लेन है, आपकी बर्ड्स हैं, इन सब का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है उसे। तो इस तरह के शेप के ऑब्जेक्ट कम फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। फिर ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट तेज मूव करेगा तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा वो भी ज्यादा होगी। स्पीड पर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, और the frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid. Fluid के nature पे depend करता है। When object move through
fluid, they have to overcome friction again acting on them. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी फ्लूइड में तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको ओवरकम करना पड़ता है मूव करने के लिए. फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग अ सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड. ये फ्रिक्शन मिनिमाइज किया जा सकता है. कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? जैसे ही हम उसको एक सुटेबल शेप देंगे, स्ट्रीमलाइन शेप देंगे, तो इस फोर्स को, फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है. ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में जब आगे की तरफ मूव करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है. इसीलिए जो आपके एरोप्लेन है, जो आपकी ईगल है, इनके शेप्स स्मूथ होते हैं और आगे से शार्प होते हैं. ये शेप इनको मदद करते हैं ईजिली फ्लूइड में मूव करने में. Name the force due to which every object falls on earth. Wait a minute, बेटा जी. ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आएगा. हमने जो जो बातें की हैं इस चैप्टर में हमने समझा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. एक फोर्स जो कि दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है. उसके टाइप्स हमने देखे, स्टैटिक, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है. सरफेस के नीचे पे जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही है उस पर. फिर हमने रोलिंग फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस समझी. व्हील्स कैसे मोशन को इजी बना देती हैं वो समझा हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में देखा. तो आज इस क्लास में हमने यही सारी चीज़ें सीखी हैं. अब आप अपने आसपास देखो कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर आपका काम आसान बनाता है और कहाँ कहाँ पर ये काम मुश्किल भी कर देता है ना. और फिर देखो व्हील्स की इंपॉर्टेंस कि व्हील्स की वजह से कितनी जगहों पर मोशन इजी हो चुका है. फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी देखो कि क्या फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहीं पर यूजफुल है, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें हेल्प करता है किसी तरीके से, और कहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. ओके, बस इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं.